आज हम संस्कृत पढ़ेंगे। पहली बात तो सब लोग संस्कृत से डरते हैं, इतना डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। संस्कृत देवों की भाषा है, अर्थात देवताओं की वाणी है। वेदों में भी क्या होता है, संस्कृत ही लिखी गई है और संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। तो क्या हम अपनी माँ से डरते हैं क्या? ना, हम अपनी माँ से नहीं डरते। तो आज हम संस्कृत पढ़ेंगे। संस्कृत के लिए क्या बहुत बच्चे डरते हैं कि नहीं ऐसा हो जाएगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। 10th क्लास में आपकी जो संस्कृत की बुक है उसका नाम क्या है? सेमुषी। क्या नाम दे रखा है? सेमुषी दे रखा है। सेमुषी का अर्थ होता है बेटा बुद्धि, समझदारी और इंटेलिजेंट। तो आपकी बुक्स का नाम ही बुद्धि पे दे रखा है, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। जो बुद्धिशाली होते हैं उनसे तो सब लोग डरते हैं, तो हमें क्या, जब हम बुद्धि की बात करते हैं तो हमसे सब डरने चाहिए। बुक्स भी हमसे डरनी चाहिए कि अब ये देखो इतना जो इंटेलिजेंट हमें पढ़ेगा तो और ज़्यादा बुद्धिमान हो जाएगा। तो अब देखिए आपकी बुक का नाम है सेमुषी यानी बुद्धि। ये संस्कृत का आपके फर्स्ट चैप्टर है, संस्कृत का आपकी है। अब देखिए जिसका प्रथम पार्ट है आपके सूची पर्यावरणम। सूची का अर्थ होता है शुद्ध, स्वच्छता, और पर्यावरण का मतलब आप जानते हैं वातावरण, आवरण, यानी शुद्ध वातावरण। इस संसार में देख लीजिए या जहाँ हम हैं, हमारे जीवन में चारों तरफ आपको क्या कर रहा है, प्रदूषण ही मिलेगा। तो इस चैप्टर के अंदर कवि ने अपनी वेदना व्यक्त की है, दुख व्यक्त किया है कि इस जीवन में कितना दुखदाई हो रखा है कि हम आराम से सांस भी नहीं ले पा रहे। इसीलिए प्रथम जो पाठ है आपके संस्कृत का उसका नाम है सूची पर्यावरणम। अब देखिए जब शुद्ध वातावरण होगा तभी हमारा मन शुद्ध रहेगा, हमारा शरीर शुद्ध रहेगा, और जब हमारा तन और मन दोनों शुद्ध रहेंगे तभी हमारा जो मस्तिष्क है, जो दिमाग है, वो शुद्ध रहेगा और इसी के द्वारा हमारी बुद्धि तीव्र होती जाएगी। अब देखिए, अब इसमें देखिए आपको बताया है अयम पाठ, यानी यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि, यानी आधुनिक संस्कृत के जो कवि हैं। मैं आपको बता दूं जो हमारा पद्य भाग 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले प्राचीन काल जो वेदों से चलता रहा, जिसमें वेद लिखे गए थे, जो देवता थे। उसके बाद में आता है मध्यकालीन, जिसको भक्तिकालीन नाम से जानते हैं। फिर आता है आधुनिक काल, यानी जो अभी। तो यह जो पाठ है आधुनिक काल के संस्कृत के जो कवि हैं, कौन? हरिदत्त शर्मन। यानी यह पाठ है जो आधुनिक संस्कृत के जो कवि है हरिदत्त शर्मन, उनकी लस लतिका, यानी उनका एक कविता का संग्रह है जो है लस लतिका इति रचना संग्रहात संकलितोस्ति। अब देखिए, यानी जो यह पाठ है जो आधुनिक संस्कृत के कवि हैं हरिदत्त शर्मन, उनकी क्या है, जो लस लतिका है उनके रचना संग्रह से संकलित है, यानी लिया गया है। अब आप यहाँ देखेंगे बेटा, यहाँ पंचम विभक्ति का प्रयोग हुआ है, रचना धन संग्रहात, यानी जो उनका रचना का संग्रह है उनसे एक चीज दूसरी चीज से अलग हो गई। तो यदि विभक्तियों के बारे में बता दूं कि जब क्या होता है, एक चीज जब दूसरी चीज से अलग होती है, विच्छेद होती है, तो उसमें पंचम विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, वृक्ष से पत्ता गिरता है, वृक्ष है, पत्ता गिरेगा, तो क्या होगा, वृक्षात वृक्षात पता, अर्थात वृक्षात पतन, यानी वृक्ष से जब पत्ता गिरता है तो यानी वृक्ष से पत्ता अलग हो गया। ऐसे ही देखिए जो लस लती का जो रचना का जो संग्रह है उससे एक जो रचना है वो अलग हो गई, इसलिए पंचम विभक्ति का प्रयोग है। फिर देखिए अत्र, यानी यह कवि महानगराणाम यंत्र अधिकेन, अर्थात यह कवि महानगरों के जो यंत्र अधिक, यंत्र का मतलब है जो वाहन है, यंत्रों वाले जो वाहन है उनके अधिक के कारण प्रवर्धि प्रदूषणों परी। देखिए प्र उपसर्ग लगाए, वर्धित प्रदूषणम ऊपरी। अब देखिए प्र उपसर्ग देखा, प्रवर्धित यानी बहुत अधिक वृद्धि हो रही है, किसकी? प्रदूषण ऊपरी यानी बहुलता, यानी पर्यावरण प्रदूषण में बहुत ही अधिक वृद्धि हो रही है। चिंतन मना, उसके बारे में चिंतन और मनन करते हुए दिखाई देते हैं। अब क्या बता रहा है इसके अंदर? इसके अंदर कवि ने यह बताया बेटा कि यह पाठ है जो आधुनिक संस्कृत के जो कवि है हरिदत्त शर्मन,
ये लस लतिका उनका जो रचना संग्रह उसमें से एक लिया गया है, सूची पर्यावरण एक भाग लिया गया है, एक पद्य भाग लिया गया है। और इसमें कवि ने क्या किया, महानगर के अंदर जो इतने सारे यंत्र हैं जो पर्यावरण प्रदूषण फैला रहे हैं, उनको देखते हुए उन्होंने चिंता और मनन दिखाया है। अर्थात वो चिंता कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि ये जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है इसके कारण मानव जीवन कितना संकट में है, उसी के बारे में कवि ने यहाँ बताया है। फिर देखिए स कथयति यानी वह कहते हैं, सर्वनामिक शब्द का प्रयोग हो गया बेटा। स कौन है, कवि। यहाँ कौन माना जा रहा है, कवि। कवि कहते हैं यद इत लोह चक्रम, यद इदम लोह चक्रम शरीरस्य मनश्च शोषकम अस्ति। अब वह क्या कहते हैं कि यद यह लोह चक्रम, लोह चक्र यानी जो लोहे के पहिए के द्वारा जो चक्र चलता है, यानी अब देखिए जो वाहन होते हैं उनके पहिए किसके होते हैं, लोह के होते हैं, तो उनका जो आवागमन होता है उसके बारे में कवि बता रहे हैं कि उनके आवागमन के कारण कितना प्रदूषण फैल रहा है, उससे क्या क्या होता है। देखिए स कथयति यानी वह कहते हैं, यद इतम की लोह चक्र शरीर से यानी शरीर का, मनुष्य और मन का, शोषकम अस्ति वह कहते हैं कि इनके द्वारा क्या होता है, शरीर का और मन का शोषक होता है। उसके बाद में देखिए अस्मादेव वायुमंडल मलिन भवती, मलिन का क्या मतलब होता है, गंदा। क्या होता है मलिन का मतलब बेटा, गंदा या खराब कह सकते हैं। तो मलिन का मतलब होता है गंदा। तो कवि बताना चाह रहे हैं कि अस्मादेव वायुमंडल, तो जो हमारा जो वायुमंडल है उसके कारण जो हमारा वायुमंडल है, जो भूमंडल है, मलिन भवती वो गंदा होता है। किसके कारण, किसके कारण हुआ, लोह चक्र के कारण। ओके, इसके कारण क्या हो रहा है, यंत्र आदि के प्रवर्धित दूषित पर्यावरण, अर्थात तो क्या हो रहा है, जो यंत्रों के आवागमन के जो साधन है, वाहन है जो आवागमन के साधन, वो विषैला धुआं छोड़ते हैं, जिससे क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषण होता है। इससे हमारा तन और मन दूषित हो जाता है और वायुमंडल भी गंदा हो जाता है। महानगरीय जीवनात्, महानगर के जीवन से, यहाँ पे भी देखिए बेटा पंचम विभक्ति का प्रयोग हुआ है। कैसे हुआ है, महानगरीय या महानगर के जीवनात् यानी जीवन से, महानगर, ये जो महानगर है उनके जीवन से सुदूर यानी बहुत दूर। नदी निर्जन यानी नदी जहाँ झरने हैं, नदी झरने, वृक्ष समूह, वृक्ष समूह अर्थात वृक्षों का समूह। अब देखिए वृक्षों का समूह कहाँ होता है, जंगल में, उद्यान में, बगीचे में, गार्डन में। आया बेटा, तो कहाँ होता है। अब कवि कह रहे हैं कि महानगरीय जीवनात्, महानगर के जीवन से दूर, कहाँ पे, नदी जहाँ झरने, वृक्ष समूह है, लता कुंज, लता कुंज होने जहाँ लताओं का समूह रहता है, बहुत सारी लताएं रहती है, लता कुंजम। उसके बाद में देखिए पक्षी कुल कलरव कुंजितम। अब देखिए पक्षी दे रखा है, पक्षियों का कुल, कुल यानी वंश या पक्षियों का समूह कह सकते हैं। तो पक्षियों का जो समूह है वो कलरव करता है, कुंजित करता है, गुंजन करता है। वन प्रदेशम यानी उस वन प्रदेश में, प्रति यानी उसकी ओर, गमनाए जाने के लिए, अभिलषति। कवि कहते हैं कि वो क्या करते हैं, इस महानगर के जीवन से दूर, जहाँ नदी है, जहाँ झरने हैं, जहाँ पक्षियों का समूह है, जो पक्षियों का जो समूह है वो क्या करता है, कलरव करता है, जो मधुर कूकता है, जैसे मधुर कोयल कूकती। और वो सारे कहाँ होते हैं, जंगल में, वन में, उद्यान में। तो वहाँ पे जहाँ लताओं के वेल हो, वहाँ पे ऐसे वन प्रदेश की ओर जाने को वो अभिलाषा करता है। कौन करता है, कवि करता है। अब देखिए इसमें आपके सारा बताया गया है, कवि अपना चिंतन और मनन कर रहा है कि जो हमारे महानगर का जीवन है, यहाँ क्या है, बहुत ही दूषित वातावरण है, यहाँ पे मानव जीवन संकट में है। इस आवाजाही के जो साधन है, जो वाहन है, वो क्या करते हैं, विषैला धुआं छोड़ते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हमारा तन और मन दोनों दूषित हो जाते हैं। हमारा शरीर और मन उसमें क्या होता है, उसको सोख लेते हैं और जिसके अंदर हम बीमार हो जाते हैं। तो कवि इसमें यही बताना चाह रहे हैं। तो कवि कहते हैं ये जो दूषिला वातावरण है, जो दूषित वातावरण है, जो प्रदूषण का जो वातावरण है, इससे हमें कहीं दूर चले जाना चाहिए, जहाँ पे क्या है, सुख हो, शांति हो, शुद्ध वातावरण हो। तो कवि की यही चिंता व्यक्त हो रही है इसके अंदर। अब देखिए इसके अंदर कवि ने बताया है, जैसा कि देखिए बेटा
संस्कृत आप इतना डिफ़िकल्ट मानते हैं, इतना हार्ड मानते हैं, कठिन मानते हैं, पर ऐसा नहीं है। संस्कृत सीखने का बस एक ही तरीका है, पहले आप उसको स्वर उच्चारण कीजिए। यदि आपको शुद्ध संस्कृत बोलना आएगा तभी आपको क्या है, संस्कृत पढ़ना आएगा, बोलना आएगा, तभी आप उसको सीख पाएंगे। और आप देखेंगे हर शब्द में उसका अर्थ छिपा रहता है। यदि हमें सही उच्चारण करना ही नहीं आएगा तो हम संस्कृत में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए आप क्या कीजिए, आप संस्कृत को बार बार उच्चारण करते जाइए। संस्कृत में जैसे ये श्लोक दे रखे हैं तो आप इनका उच्चारण कीजिए, जिससे क्या है, आप शब्दों से रूबरू हो जाएंगे और लगभग वही शब्द बार बार आते रहते हैं। अब इसमें देखिए जो पहला श्लोक है, इसमें कवि ने क्या बताया है कि दुर्वहमत्र जीवितम जात प्रकृतिरेव शरणम सूची पर्यावरणम। अब कवि इसमें बता रहा है दुर्वह, दुर्वह यानी कठिन। दुर्वह का क्या मतलब होता है, कठिन। दुर्वह मत्र यानी यहाँ। अब देखिए यहाँ दो शब्दों से के मिलके बना है दुर्वह, दुर्वहम धन अत्र, यानी यहाँ कठिन है। अब क्या कठिन है, जैसा कि हमने पहले इसका पाठ परिचय पढ़ लिया, तो अब हम तो ये जानते ही हैं कि जीवन की कठिनता के बारे में बता रहे हैं कि हमारा जो जीवन है वो संकट में आ गया है। अब कैसे संकट में आया है उसका सारा यहाँ पे हम डिटेल पढ़ेंगे। दुर्वमत्र जीवित जातम। अब कवि बता रहा है, अब पहले एक एक शब्दों के अर्थ बताएंगे, फिर एक साथ बताएंगे। संस्कृत की यही पहचान होती है बेटा कि क्या होता है, जो पद्य भाग होता है उसमें क्या होता है कि जो शब्द पहले आने चाहिए वो पहले नहीं आते, वो बाद में, यानी क्रमबद्धता नहीं होती है। जैसे हम करते हैं आपका नाम क्या है, अपनी क्रमबद्धता यही है आपका नाम क्या है, लेकिन संस्कृत में ये होता है नाम क्या है आपका, या क्या नाम है आपका, ऐसा था। हम यदि पूछेंगे आपका नाम क्या है तो इसके अंदर क्या होता है, वो जब हम इसका अन्वय करेंगे तो उसके अंदर क्रमबद्धता आपको बताएंगे। तो देखिए दुर्वहमत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम सूची पर्यावरणम। अब कवि कह रहे हैं यहाँ कठिन है जीवन जीना, प्रकृतिरेव शरणम, प्रकृति के शरण में। अब क्या है, प्रकृति के शरण में अब जीवन जीना बहुत ही कठिन हो गया है, इसलिए सूची पर्यावरणम, इसलिए क्या करना चाहिए, हमें शुद्ध वातावरण में जाना चाहिए। अर्थात कवि कहते हैं कि यहाँ जीवन जीना कठिन हो गया है, इसलिए हमें शुद्ध वातावरण में जाना चाहिए। महानगर मध्य चलदिनिशम कालायश्चक्रम। महानगर के मध्य में, अब देखिए षष्ठम विभक्ति का यहाँ पे प्रयोग हुआ है, महानगर के मध्य में चलदनिशम। अब देखिए बेटा चलद निशम। अब देखिए निशम आपने पर्यायवाची शब्द में पढ़ा होगा, रात रजनी निशा, तो ये उसी का पर्यायवाची शब्द है। अब यहाँ आप ऐसे देख सकते हैं बेटा, देखिए चलत दन अनिशम। अनिशम यानी होता है रात दिन, और चलद यानी चलने वाला। आया समझ में? यदि चलदिशम यानी अब क्या है, महानगर के मध्य में चलदिशम, ये जो चलने वाले जो रात दिन हैं, कालायस चक्रम। कालायस चक्रम यानी जो लोहे के बने जो चक्कियों का जो ये पहिया है जो घूमता रहता है, लोहे के बने साधनों के जो चक्के हैं वो रात दिन महानगर के बीच में घूमते रहते हैं। अब इतना बड़ा चला इसमें बताया है, लेकिन इसका एक अर्थ क्या होगा कि इस महानगर के मध्य ये जो लोहे के बने चक्र हैं, लोहे के बने यंत्रों के जो पहिए हैं वो आवक जा करते हैं, यानी इधर उधर घूमते रहते, उनका जो आवागमन होता है इसके कारण प्रदूषण हो रहा है। क्या बताया, महानगर मध्य, महानगर के मध्य में चलन दिशम यानी जो रात दिन जो चलते हैं, कालायस चक्रम यानी लोहे के बने जो चक्के हैं वो क्या करते हैं, इस महानगर के बीच में रात दिन चलते रहते हैं। मन शोषित तनु पेशद भ्रमति सदा वक्रम। अब ये क्या करते हैं, ये तो बता दिया कवि ने कि क्या बताया कवि ने कि महानगर के मध्य में ये जो रात दिन चलने वाले जो लोहे के पहिए हैं वो क्या करते हैं, मन शोषित यानी मन का शोषण कर लेते हैं, मन को शोक लेते हैं। तनु पेशित, तनु यानी शरीर,
पेशियत यानी हमारे जो शरीर है उसको पीस देते हैं। पीसने का मतलब, अब पीसने का मतलब वो नहीं है चटनी बना देना, वो नहीं है। मन को पीसने का मतलब यानी हमारा जो जो शक्ति होती है हमारे मन को, उसको वो नष्ट कर देते हैं। बहुत बार ऐसा होता है ना, हमारे अंदर बहुत एनर्जी रहती है, लेकिन हम कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहाँ हमारी एनर्जी समाप्त हो जाती है, तो हमारे जो तन मन की शक्ति है वो समाप्त हो जाती है, यानी सोचने और समझने की बुद्धि हमारी नष्ट हो जाती है। तो यही बता रहे हैं कवि इसके अंदर, ये जो चारों तरफ का जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, जो ये गाड़ियों का आने जाने का है, जो रात दिन महानगरों के बीच में जो चलती रहती है, वो इतना विषैला धुआं छोड़ती है जिसके कारण मन शोषित तनु पेशियत, जो हमारा मन है उसको वो सोख लेती है और जो तन है उसको वो पीस देती है। भ्रमति सदा वक्रम, और घूमता रहता है ये सदा वक्रम। ये जो टेढ़ा मेढ़ा जो चक्र है, कौन सा टेढ़ा मेढ़ा चक्र? कालायश चक्रम। ये जो काला चक्र, ये जो गाड़ियों के जो पहियों का जो आना जाना रहता है वो वक्र गति अर्थात जो टेढ़ा मेढ़ा ऐसे घूमता रहता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा जो मन है वो शोषित हो जाता है और तन है जो पीसा जाता है, अर्थात हमारा तन और मन दोनों शारीरिक और मानसिक रूप से हम कमजोर हो जाते हैं। तो देखिए बेटा, कवि ने क्या बताया है कि महानगर के बीच में जो रात दिन चलने वाले ये लोहे के चक्र के जो पहिए हैं वो इतनी मात्रा में इधर उधर घूमते हैं जिससे मानव का तन और मन दोनों कमजोर हो जाते हैं, जिसके कारण अब क्या होता है, ये जो लोहे के जो चक्के हैं वो क्या रात दिन घूमते रहते हैं, जिसके कारण हम शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। अब कमजोर का मतलब ये नहीं है, कमजोरी बेटा दो तरह की होती है, एक तो खाने पीने से होती है और एक हम मानसिक तौर से होते हैं। जैसे देखिए विवेकानंद जी ने बताया है कि हमारा मन कमजोर नहीं होना चाहिए, हम तन से कमजोर हो जाएं, क्योंकि यदि हमारा मन कमजोर हो गया तो हम अपने लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसमें मन और तन दोनों के बारे में कवि ने बता दिया है। फिर देखिए, दुर्दांते दर्शनारे मुना श्यानेव जनग्रसनम सूची पर्यावरणम। दुर्दांते यानी भयंकर। ओके बेटा, दुर्दांते का क्या मतलब होता है, भयंकर। दर्शनीय का मतलब होता है बेटा दांत। श्यानेव जनग्रसनम, अब यहाँ कवि ने बताया है कि ये जो भयंकर दांत है, अब भयंकर दांत किसी राक्षस या पिशाच के दांत नहीं है बेटा, यहाँ दांतों से मतलब हो रहा है अपने यह इनसे। ओके बेटा, ये जो काले चक्रम है ना, ये जो लोहे के बने जो चक्के हैं वो जब आते जाते रहते हैं तो विषैला धुआं छोड़ते हैं, तो उनको बताया है दांत। ये जो भयंकर दांत हैं वो क्या करते हैं, श्यानेव जनग्रसनम, ये क्या करते हैं, लोगों का विनाश करते हैं, लोगों के क्या करते हैं, उनको हानि पहुंचाते हैं। क्या करते हैं, ये जो भयंकर दांत हैं ये क्या करते हैं, लोगों के हानि पहुंचाते हैं। कौन, जो लोहे के चक्के बने हुए हैं। अब देखिए इसके अंदर आपको एक ही मैंने बताया है कि क्या है कि ये जो महानगर के बीच जो हमारा जीवन है बहुत ही कठिन हो गया, प्रकृति के शरण में रहना अत्यंत दुर्लभ हो गया है, क्योंकि यहाँ जो लोहे के चक्के बने हुए हैं, जो आने जाने के वाहन हैं वो क्या करते हैं, इतनी मात्रा में रात दिन जाते रहते हैं और फिर विषैला धुआं छोड़ते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा तन और मन विषैला हो जाता है, अर्थात वह हमारे क्या करते हैं, मन का शोषण करते हैं और तन को वो पीसते हैं। और ये जो निरंतरता है आवक जावक वाहनों की वो चलती रहती है, इस कारण जो मानव जीवन है वो संकट में आ गया है। और इसी गति के कारण, किसकी गति के कारण, पर्यावरण प्रदूषण की तीव्र गति के कारण क्या है, हमारा जीवन संकट में आ गया है और हमारा जीवन ऐसा नहीं हो, लोग विनाश की ओर बढ़ने लगे। अब देखिए बेटा, आप इसका अन्वय देखिए बेटा, अन्वय का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया था, अन्वय का मतलब क्या होता है बेटा, कि आप उसको क्रम में लिखें। अब क्रम में देखिए, सबसे पहले देखिए अत्र। अत्र अव्यय शब्द है। अव्यय शब्द वे शब्द होते हैं जो कभी भी किसी भी परिस्थिति में नहीं बदले जाते हैं, चाहे एक वचन हो, चाहे द्विवचन हो, चाहे बहुवचन हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, बहुवचन हो, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे अकेला हो, चाहे बहुत हो, यानी किसी भी परिस्थिति में नहीं बदले जाते हैं, उनको कहते हैं अव्यय। तो ये देखिए अत्र यानी यहाँ, यानी यदि भीड़ है तो हम बोलेंगे यहाँ बहुत भीड़ है, यदि एक व्यक्ति खड़ा है तो बोलेंगे यहाँ खड़ा है, यानी यहाँ जो शब्द है वो किसी भी परिस्थिति में नहीं बदला जाएगा। तो यहाँ जो
अत्र है, इसका अर्थ होता है यहाँ, तो ये हो गया अव्यय शब्द। तो अब आप देखिए अत्र, ये जो दे रखा है अत्र, ओके, तो यहाँ आ गया अत्र जीवितम, तो अत्र जीवितम दूर्व जातम, यानी अब क्रम के अनुसार बनाया है हमने बेटा के अत्र, यानी अत्र पहले, यानी यहाँ जीवन जीना, उसके बाद में क्या दे रखा है कठिन, यानी यहाँ जीवन जीना कठिन है। प्रकृति रेव सूची पर्यावरणम, प्रकृति में जीवन जीना कठिन हो गया है। सूची पर्यावरण एवं शरणम, इसलिए शुद्ध वातावरण की शरण में चले जाना चाहिए। उसके बाद में देखिए कालायश्च चक्रम अनिशाम महानगर मध्ये चलत मन शोषयत तनु पेशत सदा वक्रम भ्रमति, दे रखा है। अब क्या देख रहा है कालायश चक्रम, पहले हमने यहां से ले लिया कि कालायश चक्रम, कालायश चक्रम अनिश, आप देखिए अनिश, अब हमने इन दोनों को अलग कर दिया। मैंने पहले ही आपको बता दिया था बेटा कि अनिश यानी रात दिन, तो रात दिन चलने वाले, अब यहाँ दे रखा है चल दनिश, यानी दोनों को साथ दे दिया, चलने वाले रात दिन, और यहाँ अन्वय में क्या बताया रात दिन चलने वाले, तो क्या दे रखा है यहाँ पे कि रात दिन जो चलने वाले महानगर के मध्य में जो हमारा मन सोचता है और तन पेशता है, सदा वक्रम भ्रमति, और ये क्या होता है, ये जो टेढ़ी मेढ़ी गति होती है वो हमेशा चलती रहती है, यानी घूमती रहती है, भ्रमति यानी चलती रहती है। अमुना दुर्दांते दर्शने जनग्रसने एवं स्यात्, अब क्या होता है यह है जो सब, ये जो भयंकर दांत है ये क्या करते हैं लोगों का विनाश करते हैं। सूची पर्यावरण में शरणम, इसलिए हमें शुद्ध वातावरण में जाना चाहिए। ये पहले श्लोक का आपका अर्थ हो गया। तो अब इसमें देखिए, इसकी तरफ मत जाइए, इनके कुछ शब्दों के अर्थ याद कीजिए। अब आप देखेंगे गद्य तो चलो कोई बात, लेकिन पद्य को याद करने में आपके थोड़ी कठिनाई होती है, लेकिन आप आसानी से याद कर सकते हैं। याद करने का तरीका क्या है बेटा, आप शब्दों से रूबरू होइए, उनको बार बार उच्चारण कीजिए, उनके अर्थों को देखिए कि ये किस प्रकार बने हुए। संस्कृत में देखिए बेटा समासिक शब्दों का ज़्यादा प्रयोग होता है, यानी दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं, ये आप जानते हैं। लेकिन अब कौन कौन से शब्द बने, जैसे देखिए दुर्वह मत्र, दो शब्दों को मिला के एक बना दिया, यदि अलग अलग होते तो आपको दिक्कत होती। दुर्वह, फिर अत्र, जीवितम जातम, अब यहाँ पे देखिए कालायस चक्रम, अब काल यस चक्रम, यानी 3 शब्द याद करने पड़ते, तो यहाँ पे क्या किया आपका एक शब्द बना रखा। महानगर के बीच में, तो यहाँ क्या बना दिया महानगर मध्य, यानी महानगर के मध्य में। फिर देखिए ये कितने शब्द से बना है, दुर्दांते दर्शने अमुना, 3 शब्दों से मिलके बना है। तो आप क्या कीजिए, इन शब्दों को अलग अलग उच्चारित कीजिए, आप उन शब्दों में अर्थ ढूंढने का प्रयास कीजिए। अब अर्थ कैसे ढूंढेंगे, आप उनका अर्थ देखिए। ओके, ऐप में आपको इनके शब्दार्थ मिल जाएंगे, इनका भावार्थ मिल जाएगा, लेकिन आपको खुद को पढ़ना पड़ेगा। आया समझ में? उदाहरण के लिए हमें छत पर चढ़ना है, तो छत पर चढ़ना हमें पता है, वहाँ छत है, सीढ़ियाँ हैं, तो प्रथम सीढ़ी पे हमें चढ़ना ही पड़ेगा। ऐसा हो सकता है क्या कि हम सेकंड सीढ़ी पे चढ़े, फिर 4th पे, फिर 6th पे, फिर छत पे? ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? उसमें क्या हादसा होने का डर रहता है। तो हमें हादसा नहीं करना है, हमें गिरना नहीं है, हमें धीरे धीरे संभल कर चढ़ना है। तो संस्कृत में सबसे पहले आपको क्या है, संस्कृत का सही उच्चारण आना चाहिए, उसके बाद में आप शब्दों के अर्थ पढ़िए। आप ऐसे नहीं आप रट्टा मारते रहे, बैठ गए कॉपी लेके और हिलते रहे। जब आप हिलते हिलते पढ़ेंगे, रट्टा मार करेंगे, तो वो क्या शब्द हमेशा हिलते ही रहेंगे और आपके दिमाग में नहीं बैठेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, आपके पढ़ने का एक तरीका होना चाहिए। आप मॉर्निंग में उठे, सुबह जल्दी उठे, और उठकर आप क्या करें कि आपको जैसे याद नहीं हो रहा है तो आप उठ के बस उसको एक बार रिपीट कर लीजिए। ऐसा आपको दिन में 3 बार करना है। जरूरी नहीं है 4 बजे उठ के फिर आप 6 बजे तक पढ़ते रहें, नहीं, आप 1 घंटा पढ़िए। क्योंकि एकाग्र चित्त, यानी जो हमारे दिमाग की जितनी भी शक्तियाँ होती है वो एक जगह एकत्रित हो जाती है, और जो भी आप उठ के पढ़ेंगे वो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो आपको रट्टा मार तो करना नहीं है, आपके चारों तरफ शांत वातावरण रहेगा, और आप एक बार उसका उच्चारण कीजिए, इसका आप हिंदी अर्थ देखिए, भावार्थ देखिए, तो आपको 100% श्योर है आपको याद हो जाएगा। तो आपको ऐसे ही करना है। उसके बाद में देखिए बेटा, अब आप उसका सेकंड श्लोक देखिए। फर्स्ट श्लोक आगे समझ में, उसमें कवि अपना चिंतन बता रहा है, मनन बता रहा है कि किस प्रकार मानव जीवन का विनाश हो रहा है, कैसे। अब इसके अंदर बताया है, देखिए बेटा, कज्जल मलिनम धूमम
मुच्यति शतकटियानम, वाष्पयानमाला संधावतीं वितरन्ति ध्वानं, यानानां पंक्तयो हयनन्तः कठिनं संसरणम सूची पर्यावरणम। सेकंड श्लोक देखिए, इसके अंदर बताया है किस प्रकार ये जो प्रदूषण है वो कैसा है। तो इसमें कवि ने बताया है कज्जल मलिनम, यानी काजल के समान गंदा। अब देखिए कज्जल, अब जानते हैं काजल आया ना, यानी काजल के समान। काजल कैसा होता है? काला, लेकिन अब यहाँ काला तो काला गंदा, तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि कज्जल मलिनम, यानी जो विषैला है, जो गंदा है, बहुत ही ज्यादा, काजल के समान जो काला है। धूम यानी धुआं, मुच्यत यानी छोड़ना, शतकटियानम, शत यानी 100, आया समझ में? शत यानी क्या होता है? 100। तो इसमें कवि ने बताया है काजल के समान जो गंदा धुआं है वो छोड़ते हैं। शतकटियानम, यानम यानी साधन, वाहन, और शत यानी सैकड़ों। ये जो सैकड़ों वाहन हैं वो क्या करते हैं? काजल के समान गंदा धुआं छोड़ते हैं। कौन बता रहा है? ये कवि आपको बता रहा है, अपना दुख चिंतन कर रहा है, मनन कर रहा है, और वो हमें बता रहा है एक पद्य वाक्य श्लोक के माध्यम से कि किस प्रकार ये विषैला धुआं सबको हानि पहुंचाता है। तो काजल के समान जो गंदा है, मलिनम यानी गंदा, जो धुआं है वो छोड़ते हैं सैकड़ों साधन, अर्थात जो वाहन है वो क्या करते हैं? काजल के समान गंदा धुआं छोड़ते हैं, त्यागते हैं। वाष्पयान माला, अब देखिए वाष्पयान माला, अब आप देखो वाष्पयान माला पहले जो होती थी, मतलब कि जो अभी भी रेलगाड़ी देखिए वो क्या करती है? धुएं से चलती थी, वाष्प से चलती थी, जो वाष्पयान माला। अब यहाँ ये किसका पर्यायवाची हो सकता है बेटा? ये हो सकता है रेल का। ओके, मैंने आपको एक और बताया, लोहपत आवक जावक गामिनी, लोह के पथ पर आने जो जाने वाली है, गमन करने वाली है, वो है रेल, जो इसको आप इंग्लिश में कहते हैं ट्रेन और हिंदी में कहते हैं रेल। जो सब जानते हैं वो अकेली नहीं चलती है, एक व्यक्ति क्या करता है? साथ में बहुत सारी फौज को लेके चलता है, बहुत सारे डिब्बे होते हैं उसके, देखा ना? तो इसमें क्या है? वाष्पयान माला, वाष्प से चलने वाला जो यान है उसकी जो माला यानी रेल गाड़ी। तो वाष्प जो रेलगाड़ी है, संधावती वितरंती ध्वानम, वो क्या करती है? यानी तेज दौड़ती हुई, धावती दौड़ना यानी एक साथ दौड़ती हुई, वितरंती यानी छोड़ती है, ध्वानम शोर करती हुई, अर्थात क्या है? वो शोर मचाती हुई क्या करती है? जो रेल, जो वाष्प से चलने वाली जो रेलगाड़ी है वो क्या करती है? इधर उधर शोर मचाती हुई दौड़ती रहती है। कौन दौड़ती है? रेलगाड़ी, आपने देखा होगा ना, और वो भी विषैला धुआं देती है, आप देखेंगे। यानानाम पंक्तयो हैनंता कठिन संसरणम सूची पर्यावरणम, ये जो गाड़ियां हैं इनकी जो पंक्ति है उनसे क्या होता है? हैनंता कठिन संसरणम। अब ये क्या है कि इन गाड़ियों के आने जाने से क्या होता है? हमारा हनन होता है, अंत होता है। इन किनका? मानव जीवन का, मानव जीवन का अंत होता है। अब हमारा जीवन क्या है? कठिन हो रहा है। कैसे? क्योंकि जब रेलगाड़ियां जब आती जाती है तो वो विषैला धुआं छोड़ती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो अब क्या है? संसरणम, अब हमें क्या करना चाहिए? ऐसे में हम कहाँ जाए? वो जब विषैला धुआं छोड़ती है तो हमारा जीवन कठिन हो गया है। तो कवि कहते हैं सूची पर्यावरणम, हमें शुद्ध वातावरण में जाना चाहिए। अब देखिए इसका अन्वय देखिए, शतकटियानम यानी जो सैकड़ों ये जो गाड़ियां चलती है वो क्या करती है? काजल के समान, शतकटियानम काजल के समान धुआं है जो छोड़ती है, ध्वानम वितरंती शोर करती हुई जो ये गाड़ियां, रेलगाड़ियां संध्यावती यानी एक साथ इधर उधर दौड़ती है, यानाम पंक्ति अनंता ही संस्मरण कठिनम। अब इनके क्या? इनका कोई अनंत यानी होता असीमित बेटा, असीमित यानी कि कोई ये सीमित मात्रा नहीं है इनकी, ये आती जाती रहनी है। अनंता देखिए बेटा, अनंता, अनंता यानी
ये रेलगाड़ियों का जो आना जाना है, शोरगुल है, ये जो निरंतर दौड़ती रहती है, इनका कोई अंत नहीं है। अर्थात ये क्या करती है, ये असीमित है, यानी निरंतरता से ये इधर उधर दौड़ती रहती है। तो इस निरंतरता में हमारा जीवन कठिन हो गया है, इनका जीवन कठिन हो गया है। सूची पर्यावरण संरक्षण, अर्थात हमें शुद्ध वातावरण में जाना चाहिए। तो कवि ने हमें बेटा यही दर्शाया है कि क्या है कि जो भी है शुद्ध वातावरण, हमें उसमें जाना चाहिए। अब देखिए, हमने 2 श्लोक पढ़े। पहले श्लोक में कवि ने अपना चिंतन मनन बताया, दूसरे में बताया किस प्रकार जो रेलगाड़ियां हैं वो आती जाती है, वो असीमित है, जो विषैला धुआं छोड़ती है, जिसके कारण मानव जीवन संकट में है, इसलिए हमें शुद्ध वातावरण में जाना चाहिए। अब देखिए बेटा, तीसरा जो श्लोक है उसमें आपको क्या बता रहे, एक बार मैं फिर बता दूं आपको, आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपको सही शुद्ध रूप से उच्चारण करना आना अनिवार्य है। शुद्ध उच्चारण के लिए आपको बार बार इनको पढ़ना पड़ेगा। आप ऐसे मत सोचिए कि कौन है संस्कृत क्या पढ़े, संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, माँ है, तो माँ को कदापि नहीं भूला जाता है। माँ हमारे तन मन में बसती है, तो ये संस्कृत है, उसको भी आप अपने तन मन में बसाइए। और संस्कृत क्या है, देवोवाणी, संस्कृत देवताओं की वाणी है। तो नहीं तो माँ हमसे अलग रह सकती है और नहीं देवता हमसे अलग रह सकते, यदि वो चाहे फिर भी हमसे अलग नहीं, हम उनसे अलग नहीं होंगे। आया बेटा समझ में? अब देखिए, मैंने आपको बताया उच्चारण करना अनिवार्य है। जब शुद्ध उच्चारण नहीं होगा तो आपको संस्कृत नहीं आएगी। अब देखिए, 2 श्लोक में कवि ने चिंतन मनन बता दिया, किस प्रकार प्रदूषण फैल रहा है, हमें शुद्ध वातावरण में जाना चाहिए। अब तीसरे श्लोक में कवि ने क्या बताया है, पहले आप उसका शुद्ध उच्चारण कीजिए। आपके पास बुक्स है, वायुमंडलम वृषम दूषितम न ही निर्मलम जलम, कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम, करणीयम बहिरंतर जगति तु बहु शुद्धिकरणम सूची पर्यावरणम। देखिए, हम ये तीसरा श्लोक पढ़ रहे हैं, हर श्लोक के पीछे क्या आ रहा है, सूची पर्यावरणम, यानी कवि यही संदेश दे रहा है हमें, आपको नहीं हम सबको, कि हमें शुद्ध वातावरण में जाना चाहिए, शुद्ध वातावरण में जाना चाहिए। अब देखिए, वायुमंडल वृषम दूषित न ही निर्मल जलम, ये जो वायुमंडल है इसके अंदर क्या है, ये सारा हो गया है, दूषित हो गया है। अब वृषम का मतलब देखिए क्या होता है, अत्यंत। क्या होता है बेटा? अब कवि बताना चाह रहे हैं कि ये जो वायुमंडल है ये अत्यंत दूषित हो गया है, न ही निर्मल जलम। अब क्या है, ये जो इसमें निर्मल जल भी, निर्मल यानी क्या होता है बेटा, स्वच्छ या साफ। क्या होता है बेटा? स्वच्छ कह सकते हैं, साफ कह सकते हैं। ओके बेटा, तो इसमें बता रहे हैं, जल का मतलब आप जानते हैं पानी है, तो कवि इसमें यही बताना चाह रहा है कि ये जो वायुमंडल है ये अत्यंत दूषित हो गया, अब इसमें स्वच्छ जल भी नहीं है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम, कुत्सित यानी खराब। कुत्सित का क्या मतलब होता है बेटा? कुत्सित का हम कह सकते हैं खराब। वस्तु का मतलब आप जानते हैं, मिश्रित का यानी मिलावट या मिश्रण। अब देखिए, अब कवि इसमें क्या बता रहा है, भक्ष्यम यानी खाने वाला, ओ समलम यानी गंदगी युक्त, धरातलम यानी धरती पे। अब इसमें क्या बता रहा है, जमीन। ओके, जमीन, धरातल, धरती। अब देखिए, धरातल, क्योंकि आप एसएसटी पढ़ते हैं समझ, तो उसमें आपके धरातल आता है। तो मैं आपको बता दूं, चाहे आप हिंदी पढ़िए, चाहे आप संस्कृत पढ़िए, चाहे आप विज्ञान पढ़िए, चाहे आप एसएसटी पढ़िए, या और चाहे आप गणित भी पढ़िए, यानी मैथ, हिंदी, संस्कृत, एसएसटी एंड साइंस, ये जो सब्जेक्ट है इसमें आपको संस्कृत के ही शब्द ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि संस्कृत तो अपनी नहीं, वेदों से चली आ रही भाषा है। आया समझ में? यानी तो देवों की भाषा है। और आप देखेंगे ये जितने भी आविष्कार हो गए, जिसने भी किया है, जैसे आप अपने आर्यभट्ट को ले लें, संस्कृत के पाणिनि ले लें, नागार्जुन ले लें और रामानुज अयंगर को ले लें, तो आप देखेंगे कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये पिछले ज़्यादा, तो इन्होंने संस्कृत में भी इसमें बहुत सारे शब्दों का प्रयोग, जैसे मैं बता दूँ, धरातल है,
वो आपको देखने को मिलता है एसएसटी में। बहुत से शब्द आएंगे जो आपको एसएसटी में देखने को मिलेगा, और बहुत से शब्द ऐसे आएंगे जो आपको साइंस में या आपके विज्ञान की किताब में देखने को मिलेंगे। तो इसमें बताया है कुत्सित वस्तु मिश्रित, जो मिश्रित शब्द है वो मैं बता दूं आपका, ये भी आपके विज्ञान का शब्द है। अब देखिए, कुत्सित यानी जो खराब वस्तुओं का जो मिश्रित है, यानी खराब मिश्री हुई जो वस्तुएं हैं जो खाने की, वह गंदगी युक्त इस जमीन पर हो रही है। अब कैसे हो रही है बेटा? क्योंकि रासायनिक उर्वरक, ओके, रासायनिक खाद दी जाती है। पहले देसी खाद आप सब जानते हैं, उर्वरक सब जानते हैं, तो फसलों को बचाने के लिए उनको और ज़्यादा, पहले तो हम देसी खाद देते थे, अब क्या रासायनिक उर्वरक हो गया है जो उसके अंदर केमिकल होता है। और जब फसल होती है आप देखोगे चारों तरफ, जब वहाँ से आना जाना होता है या कहीं भी मिल फैक्ट्री देखिए उसका विषैला धुआं होता है, तो वो कहाँ जाता है? उन फसलों पर जाता है, जिसके कारण क्या होती है? वो गंदी होती जा रही है। अब इसमें कवि यही बताना चाह रही है, खराब वस्तुओं के मिश्रण के कारण जो खाने के जो सामान है वो गंदगी युक्त इस धरती पर हो गए हैं। करणीय बहिरंतर जगती तू बहु शुद्धिकरणम। अब क्या है? बहिरंतर जगती। अब देखिए बेटा, बहि यानी बाहर, अंतर यानी बाहर और अंदर। अब देखिए बेटा, बाहर और अंदर, जगती यानी जग में। आया समझ में? यानी 3 शब्दों से मिलकर बना है, बाहर, अंदर, इस जग में। अब इसमें कह रहा है करना चाहिए, हमें करना चाहिए क्या? बहिरंतर जगती यानी बाहर और अंदर इस जग में, यानी यहाँ पर। तू बहुत शुद्धिकरणम यानी बहुत हमें शुद्धिकरण करना चाहिए। तो कवि ये बताना चाह रहा है कि इसके कारण क्या है, ये जो धरती है वो क्या कर रही है कि खराब वस्तुओं के मिश्रण के कारण जो हमारा भोजन है वो दूषित हो गया है, मलिन हो गया है, गंदा हो गया है, खाने योग्य नहीं रहा है। इसके कारण हमें अंदर से और बाहर से दोनों ही शुद्ध करने चाहिए। अब शुद्ध कैसे होगा? जब शुद्ध वातावरण होगा, शुद्ध पर्यावरण होगा। शुद्ध पर्यावरण कैसे होगा बेटा? ज़्यादा से ज़्यादा हम पेड़ पौधे लगाएंगे। जब ज़्यादा से ज़्यादा हरियाली आएगी तभी हमारा वातावरण शुद्ध हो पाएगा। यानी इसमें बताया है तो बहुत, यानी बाहर और अंदर से, तो यानी तो, बहु यानी बहुत, शुद्धिकरण करना चाहिए, करणीय यानी करना चाहिए। अब देखिए इसका आप एक बार इसका पूरा एक बार में अर्थ देख लिए, एक एक शब्दों में दिए। जो हमारा जो वायुमंडल है वो अत्यंत दूषित हो गया है, यहाँ पे स्वच्छ जल भी नहीं रहा है, और खराब वस्तुओं के मिश्रण के कारण जो खाने की जो चीज़ें हैं वो भी क्या हो गई है, इस धरती पर गंदी हो गई है। इसके कारण हमें क्या करना चाहिए? वातावरण को आंतरिक और बाह्य रूप से शुद्ध करना चाहिए। ये तो हो गया उसका पूरा अर्थ आपके। अब इसमें देखिए बेटा, आप अपने शब्दों में लिखना सीखिए। जब आप पुस्तक की भाषा में जाएंगे ना तो आप नहीं कर पाएंगे। जब हम बुक की लैंग्वेज लिखते हैं, जब हम किताब की भाषा लिखते हैं तो वो हो जाता है रट्टा मार। आप पढ़िए उसको 2 बार 3 बार 4 बार, और फिर क्या कीजिए, आप अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे। 1 बार विफल होंगे, 2 बार होंगे, 3 बार होंगे, लेकिन चौथी बार सफलता आपके कदम चूमेगी, क्योंकि आप इतना प्रयास करेंगे तो क्या है, जो कठिन चीज़ है उसको भी थोड़ा क्या होगा, उसको शंका होगा, शर्म होगा कि अरे ये इतना मुझे कह रहा है। ये वाली बात है ना, मनवार, अपने मारवाड़ी में कहावत है मनवार करना। कोई मेहमान आता है हम उनको कहते हैं आइए आइए आइए, 1 2 बार 3 बार उसको कहते हैं, फिर उनको शर्म आने लगती है कि भाई इतने बार कह रहे हैं, हम नहीं जा रहे। तो ऐसे कैसे क्या है, आपके ये जो सारे जो बुक की है ना वो लैंग्वेज, आप 1 बार याद करोगे, 2 बार याद करोगे, 3 बार करोगे, यानी अब आप उसको बुला रहे हो, निमंत्रण दे रहे हो, आप अपने घर पे इन्वाइट, घर पे का मतलब है अपने दिमाग में इन्वाइट कर रहे हो। वो 1 बार नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, आपको 5वीं 6ठी बार में उसको आना ही पड़ेगा, अर्थात आपको याद होगा ही होगा। तो हम अगले को इतना मजबूर कर दें, किसको? अब सोचेंगे ये कोई इंसान थोड़ी, अरे इंसान की बात नहीं होती बेटा, चाहे कुछ भी चीज़ हो, यदि आप अपना लक्ष्य बना ले और आप ये सोच ले मन में, दृढ़ संकल्प कर लेना कि मुझे संस्कृत आती नहीं है, इम्पॉसिबल, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। और अपने जीवन में, जैसे छात्र लाइफ में या स्टूडेंट की लाइफ में, नहीं शब्द तो होता ही नहीं है, करना है करना है करना है। ये बात है, थोड़ा धीरे होगा,
कुछ लोग फटाफट कर ले, पर कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि सफलता उसी के कदम चूमती है जो बार बार परिश्रम करते हैं, सफलता अर्जित करने के लिए प्रयास करते रहते हैं। तो क्या करना है, सफलता को हमें हमारे पास आना ही पड़ेगा। अब इसके बाद में देखिए बेटा, इसका अन्वय, यानी मैंने आपको बताया 2 के अन्वय बताए हैं कि आप जब एग्जाम में आएंगे तो आपको अन्वय लिखना पड़ेगा। मैं बता दूं बेटा, ये है, और आपने इसका इतना सा अन्वय लिख दिया और 5 मार्क्स का है, तो जैसे ये 2 लाइन्स आपने लिखी, ये 2 लाइन लिखी, तो आपके 5 में से 5 नंबर पूरे हैं। इसलिए आपका अन्वय समझ में आना बहुत जरूरी है। अब देखिए हिंदी में क्या होता है, आपके दे रखे होते हैं कि आपको 7 पंक्तियों में या शब्द निर्धारित होते हैं कि इतने शब्दों में आंसर दीजिए, लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं होता है। संस्कृत में क्या होता है, आपको ये श्लोक दे दिया, इसका आप अन्वय लिखिए। तो या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि आपको आपकी ये चैप्टर में से कोई भी श्लोक लिखे, एग्जाम में आ जाए, आपको उसका अन्वय लिखना है। चलो श्लोक याद नहीं है आपको, कोई बात नहीं, अन्वय याद है, आया समझ में। और श्लोक तो क्या वहाँ लिखे हुए ही आएंगे, तो आपको उसका अन्वय लिखना है। तो इतनी सी पंक्ति जब आपने बेटा ये इतनी सी आपने ये पंक्ति लिख दी, तो 5 में से 5 नंबर आपके पक्के हैं। कोई शब्द सीमा नहीं देखते, सीधा आपका अन्वय देखते हैं, तो आप आसानी से 5 नंबर ला सकते हैं। बूंद बूंद से घड़ा भरता है बेटा, तो क्या करना है, हमें बूंद बूंद से अपना घड़ा भरना है, यानी हर एक छोटी से छोटी चीज को हमें 100 में बदलना है। और श्योर हम 100 में से 100 ला के ही रहेंगे। डिक्टेशन तो पक्का है अपने। अब देखिए अन्वय, देखिए बेटा अन्वय, वायुमंडलम वृषम दूषित ही जलम निर्मलम च न। अब क्या कर रहा है, इसमें वायुमंडल ये दे रखा है, वृष दूषित न ही जलम निर्मलम न, यानी वैसे के वैसे लिख दिया, कोई परिवर्तन नहीं है, क्योंकि ये एकदम सही लिखा है। कुत्सित वस्तु, यानी इन शब्दों को अलग करके लिख दिया है। जैसे मैंने बताया 3 शब्दों से मिलके ये शब्द बना है बेटा, 3 शब्दों से मिलके ये एक शब्द बना है। तो कुत्सित वस्तु मिश्रित, यहाँ पे क्या कर दिया, अलग कर दिया, कुत्सित वस्तु मिश्रितम दे रखा है इसमें, मिश्रितम धरातलम, यानी धरातल पे। समलम, समलम तू बही, यानी तो बहुत। अंत जगती बहु, यानी अंत, बही यानी क्या होता है, बाहर, अंत यानी अंदर, जैसे मैंने बताया बाह्य रूप से और आंतरिक रूप से। शुद्धिकरणम, यानी शुद्ध करना चाहिए। सूचि पर्यावरणम, अर्थात सूचि यानी शुद्ध वातावरण में जाना चाहिए। देखिए बेटा अन्वय आपको रट्टा मार नहीं करना है, आप क्या है शब्दों को आगे पीछे करके इसमें लिख सकते हैं, और इसमें एकदम सीधा है। बहुत से कम ऐसे होते हैं जिसमें क्रम वाइज करना होता है। तो मैं चाहती हूँ जो अन्वय के जो नंबर है, जो मार्क्स है, कोई भी आपका नहीं काट सके।